साहब ये एक नंबर का गुंडा है, इसने अपनी बहू का रेप किया है, अंदर करिए इसको। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। साहब झूठ बोलता है ये। तुम लोगों के कहने से इन पे आरोप साबित नहीं हो जाएगा। इनके बहू बेटा कहाँ रहते हैं? साहब ये पास ही में इनका घर है। साहब इसे थाने में डालिए, नहीं तो इसको बहुत मारेंगे। लेके जाओ इन्हें। अरे क्या हो गया प्रकाश बाबू? मैं खाओगे क्या? क्यों बोल रहे हो सुबह सुबह? ये फाइल क्यों नहीं कंप्लीट की? तो नहीं की तो तुम कर दो ना यार। देखो अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो तुम कोई ना कोई कमी तो निकालोगे। क्यों अपने वक्त को बर्बाद करूं? एक काम करो, तुम कंप्लीट कर लो, सारा काम मन के मुताबिक हो जाएगा। हाँ? काम तो मेरे मन मुताबिक ही होगा, लेकिन करोगे तुम। अगर 2 घंटे के अंदर ये फाइल कंप्लीट नहीं की ना तो बॉस को कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारी। हेलो प्रकाश जी, आज आप अपना टिफिन ले जाना भूल गए। देखो माधुरी, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं, बाद में फोन करता हूं। अरे सुरेंद्र सुनो। हाँ साहब। देखो एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बहुत रेयर होता है ये, तो बॉस को बोल देना मैं ब्लड डोनेट करने गया हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है, ठीक है? आप मोहन सैनी के बेटे और बहू हैं? जी हाँ। क्यों? क्या बात है? आपके फादर को हमने अरेस्ट किया है। आपके पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि आपके ससुर ने आपके साथ जबरदस्ती की है। क्या? देखिए घबराने की कोई बात नहीं, जो भी सच है आप हमें बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। लगता है हमारे पड़ोसियों ने आपसे झूठ बोला है सर। क्या बोला आप लोगों ने इनसे? चली जाइए यहां से। सर सच में ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। आप बोलिए ना कुछ। जी हाँ सर, तो वीना सही बोल रही है। ठीक है। सब ये देखो। सर सुबह दूध वाले ने इसकी लाश देखी तो कंट्रोल रूम में फोन किया, और ये देखिए लाश के पास सिर्फ बाइक मिली है, इसका मोबाइल पर्स सब गायब है। एंगल लूट का नहीं लगता, अगर मामला लूट का होता तो वो बाइक लेकर भी जाते। इसकी पहचान पता करो, और देखो बाइक किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। ओके सर।
थोड़ी भी शर्म है तो गाँव लौट चाहिए। साहब हमें ये आदमी अपने मोहल्ले में नहीं चाहिए, अंदर करिए इसको। थोड़ी भी शर्म है तो गाँव लौट चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी बोलिए। सर, उस लाश के पास जो बाइक मिली थी वो प्रकाश शर्मा के नाम पर मोती नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। और जब मैंने मोती नगर पुलिस को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि प्रकाश की वाइफ ने कल रात प्रकाश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। मैंने उसे बुला लिया सर। पापा, पापा जी, पापा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, दरवाजा तोड़ दीजिए। पापा। सर, प्रकाश जी कल सुबह ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैंने तभी उनको आखिरी बार देखा था। फिर ऑफिस जाने के बाद जब मैंने उनको फोन किया तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्रकाश जी, आज आप अपना टिफिन ले जाना भूल गए। देखो माधुरी, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, बाद में फोन करता हूँ। और फिर कल रात को जब वो ऑफिस से घर नहीं आए तो मैंने उनके ऑफिस वालों को भी फोन किया। वो कह रहे थे कि ऑफिस पहुंचने के बाद वो कहीं निकल गए। कहाँ के लिए निकल गए थे? सर, वो तो बोल रहे थे कि वो ब्लड डोनेट करने गए थे, पर मुझे उन पे भरोसा नहीं हो रहा है। वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। नहीं सर, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। सर, कल सुबह प्रकाश के नंबर पर किसी नंबर से मैसेज आया था। किसी बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी शायद। उसके बाद प्रकाश चला गया। एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो बॉस को बोल देना मैं ब्लड डोनेट करने गया हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है। वैसे प्रकाश ब्लड डोनेट करने कहाँ गया था? सर, ये तो हमें मालूम नहीं। अगर प्रकाश वाकई में ब्लड डोनेट करने गया था तो हो सकता है ब्लड डोनेशन का फेक मैसेज भेजकर उसे किसी ने धोला को बुलाया हो और उसका मर्डर कर दिया। चेक करो, क्या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई मैसेज वायरल हुआ है क्या जिसमें ओ नेगेटिव ब्लड की मांग की गई हो? प्रकाश और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। उसके ऑफिस, अड़ोस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करो। प्रकाश से जुड़ी हर बात हमें मालूम होनी चाहिए। सर, हम अपने रिश्तेदार के आ गए थे। वहां से आकर देखा तो पापा ने आत्महत्या की थी। तो तुम्हारे फादर की मौत की वजह वो सब बातें तो नहीं है जो हमें पहले पता चली थी? सर, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच तो ये है सर कि पापा जी उन सारी बातों से बहुत दुखी थे, ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि पापा ये कदम उठाएंगे। साहब, वैसे तो प्रकाश जी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ऑफिस में उनका सिर्फ एक ही इंसान के साथ पंगा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर, पूर्णिमा मैडम। प्रकाश, ये कुछ एंट्रीज मुझे ठीक नहीं लग रही। दूर रहो, बिना टच किए बात नहीं कर सकती क्या? क्या है ये? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं हो सकता। सर, उन्हें कुछ कहना ही था तो मुझे अकेले में कह दिया होता। ऐसे सबके सामने नीचा दिखाया। मतलब जिस तरह से उसने तुम्हें एम्बेरस किया, मैं गुस्सा आया और इसी बात का तुमने उसे बदला लिया। सर, ऐसा कुछ नहीं है। और सर, प्रकाश ऑफिस से गए तो उस दिन मैं ऑफिस में थी। नहीं सर, प्रकाश जी ने कभी किसी पूर्णिमा नाम की लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया है। खैर, हम पूर्णिमा और प्रकाश के बाकी ऑफिस वालों के बारे में पता कर रहे हैं। लेकिन माधुरी जी, ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश की उसी की रिश्तेदारी में या फिर आस पड़ोस में किसी से कोई अनबन हो।
सर एक बात है, 2 दिन पहले इनके यहाँ एक लड़की रहा करती थी। कौन लड़की? ये तो बोल रही थी ये इसके कोई दूर के रिश्तेदार है, पर उसका रंग ढंग देख के हमें कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो हर रोज प्रकाश के बाइक से ही जाती थी और घर भी शाम को वो प्रकाश के बाइक से ही आती थी। दादा चेंज नहीं है। अरे माधुरी। हाँ जी। अरे वो लड़की कौन है जो तुम्हारे घर पे रह रही है? अब रिंकी, अरे वो तो प्रकाश जी की दूर की बहन है। सर माधुरी तो बहुत भोली है, पर सच बताऊं मुझे उस लड़की को देख के कभी लगा ही नहीं कि वो प्रकाश की बहन हो। सर रिंकी प्रकाश जी की दूर की बहन है। करीब 15-20 दिन पहले वो यहाँ दिल्ली आई थी। आओ रिंकी, आओ अंदर आओ। अरे ये रिंकी है, मेरे फूफा जी की बेटी। दिल्ली में कुछ दिन हमारे साथ में ही रहेगी, जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। लेकिन आपके पड़ोस वाले तो रिंकी और प्रकाश को लेकर कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। आई मीन उनका मानना है कि रिंकी और प्रकाश के बीच कुछ सर आई एम श्योर किसी को गलतफहमी हुई है। रिंकी बहन है प्रकाश जी की। रिंकी का नंबर है आपके पास? जी। रिंकी रहती कहाँ थी? सर इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। सर फोन बंद है। जब रिंकी आपके यहाँ से गई तो कहाँ गई थी ये तो पता होगा आपको? जी सर। रिंकी कुछ दिन और रुक जाती, हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ भी रुकने का मन तो मेरा भी था, पर अब क्या करूं, लखनऊ में जॉब इंटरव्यू है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है इसलिए। पर इसके बाद मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। आपने हमें बताया कि रिंकी आपके पति प्रकाश के मर्डर से 1 दिन पहले ही आपके घर से गई थी और अब उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? आप कहना क्या चाहते हैं? रिंकी का कोई फोटो है आपके पास? जी सर। रिंकी के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता करो। प्रकाश के कत्ल से 1 दिन पहले रिंकी का प्रकाश के घर से जाना और अब रिंकी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आना, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पानी देना। अब तो पुलिस ने भी मान लिया कि पापा जी ने सुसाइड की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें मजबूर किया गया था। लेकिन सच तो तुम भी जानते हो और मैं भी। क्या कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर मैंने सबको सच बता दिया ना तो तुम रास्ते में चलने के काबिल भी नहीं रहोगे। ये क्या बोल रही है तू? पुलिस ने कहा था मुझसे कि बिना डरे सब सच बता दूं। कहो तो सब सच बता दूं? पानी दो मुझे। सर मैंने उस ब्लड डोनेशन के मैसेज का सोर्स चेक किया, वो मैसेज फेक नहीं था सर। सर गोविंदपुरा में एक हॉस्पिटल है जहां वाकई में एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी और मैंने कंफर्म किया कि प्रकाश ने अपना ब्लड वहां पर डोनेट किया था। सर प्रकाश के बारे में अभी तक जो भी सामने आया उससे ये तो साफ है कि प्रकाश काफी हेल्पफुल इंसान था। प्रकाश कितना हेल्पफुल आदमी था ये तो हमें रिंकी ही बता सकती है। रिंकी की कोई इंफॉर्मेशन? सर रिंकी का फोन नंबर पानीपत के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और प्रकाश की हत्या से 1 दिन पहले रिंकी और प्रकाश इन दोनों का फोन जनकपुरी में एक साथ काफी टाइम तक एक्टिव था। लेकिन सर इन दोनों के बीच में फोन पर कोई बात नहीं होती थी और सब लोग बोल रहे हैं कि रिंकी लगभग 15 दिन तक प्रकाश के घर में रही थी। और मैंने प्रकाश की वाइफ की कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर, उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। हो सकता है रिंकी और प्रकाश मोबाइल फोन पर किसी ऐप के जरिए बात करते हो। एक तरफ रिंकी और दूसरी तरफ प्रकाश के ऑफिस में काम करने वाली है पूर्णिमा। इन दोनों के बीच की कहानी भी काफी अजीब है। विकास पता करो रिंकी और पूर्णिमा का आपस में कोई कनेक्शन था क्या, और पानीपत पुलिस से भी कांटेक्ट करो। इस रिंकी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्योर सर। ये लड़की दिल्ली में थी? तुम जानते हो इसे? जी सर, इसका नाम रिंकी है। तकरीबन 15 दिन पहले इसके फादर ने यहां मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी और फिर 2 दिन पहले रिंकी की लाश हमें मिली। रिंकी की लाश? जी सर, बहुत ही ब्रूटल मर्डर था। सर लाश के पास से हमें एक फोटो आईडी मिली
रिंकी की, और उसके फादर ने भी शिनाख्त कर ली थी कि वो लाश रिंकी की ही थी। 5 दिन पहले तक रिंकी प्रकाश के साथ दिल्ली में रह रही थी, और जिस दिन रिंकी प्रकाश के घर से गई उसके अगले ही दिन हमें प्रकाश की लाश मिली, और उसके 2 दिन बाद रिंकी की लाश मिलती है यहां पानीपत में। अब प्रकाश की लाश मिली थी हमें दिल्ली में। लेकिन सर, हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश नाम के किसी आदमी की जानकारी हमें नहीं मिली। लेकिन प्रकाश ने अपनी वाइफ को बताया था कि रिंकी उसकी दूर की बहन है। वेल, हमें रिंकी के फादर से मिलना है, शायद वो प्रकाश के बारे में जानते हो। सर, अब रोने से क्या होगा? गई तो गई, ससुरी औलाद ही ऐसी पैदा हो गई थी। कोई जगह नहीं है ऐसी लड़की के लिए रोने की। एकदम आवाज नहीं साहब, मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता, और दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं। लेकिन रिंकी दिल्ली में इसी प्रकाश के साथ रह रही थी। कहीं रिंकी और प्रकाश का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों मेरी मरी हुई बेटी को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, हमारा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रकाश का मर्डर हो गया है। रिंकी दिल्ली गई थी तो क्यों गई थी? और वो प्रकाश के मर्डर के तुरंत बाद पानीपत में आई, तो पानीपत में रिंकी का मर्डर किसने किया होगा? मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता। ये क्या बेवकूफी है? देख नहीं रहे हो दिन निकल आया है? हाँ, और तुम घोड़े बेच के सोए हुए हो। कपड़े और बर्तन कौन साफ करेगा? ये सब काम मैं करूंगा? पागल है क्या तू? नहीं तो कौन करेगा? और उसके बाद तो खाना भी बनाना है तुम्हें मेरे लिए। तेरी मर्दानगी अब नहीं चलेगी, समझा? और तुमने ज्यादा कोशिश की ना तो चीख चीख के यहाँ सबको इकट्ठा कर दूंगी, और फिर बोलूंगी सबसे कि कैसे तुम मजबूर करता था मुझे। अब से ज्यादा आगे बढ़ेगी तू। हदें तूने पार की है, अब जाके मुझे तुझे काबू में करने का मौका मिला है। जैसे जैसा कह रही हूँ वैसा कर। जेल में चक्की पीसने से तो बेहतर है ना कि घर का चौका बर्तन कर, समझा? अब चल शुरू हो जा। सर, ये प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, प्रकाश की मौत से पहले उसको काफी पीटा गया था, और सर पानीपत पुलिस से रिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में ही पता चला है। सर, रिंकी की बॉडी पर भी काफी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स मिले हैं, और मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था। प्रकाश का मर्डर रिंकी के मर्डर से 2 दिन पहले हुआ, और इन दोनों का मर्डर जिस तरह से हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों का कोई कॉमन दुश्मन रहा होगा। सर, रिंकी को लेकर प्रकाश ने अपनी वाइफ से झूठ बोला था। अरे ये रिंकी है, मेरे फूफा जी की बेटी। कहीं रिंकी और प्रकाश का आपस में कोई अफेयर तो नहीं? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ज्यादा ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है। शायद रिंकी के फादर को रिंकी और प्रकाश के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, और उसको ये पता चल गया होगा कि रिंकी पानीपत से भागकर दिल्ली में प्रकाश के साथ रहने लगी है। इसलिए रिंकी के फादर ने प्रकाश को यहां मार डाला और रिंकी को पानीपत ले जाकर मार डाला होगा, ताकि दोनों केस आपस में कनेक्टेड ना लगे। लेकिन सर, रिंकी का रेप हुआ है। क्या आपको वाकई में लगता है कि रिंकी के रेप और मर्डर में इसके बाप का हाथ होगा? रिंकी के फादर को ऐसे हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। रिंकी के फादर की कुंडली निकालो, और धोला कुआं में जहां प्रकाश की लाश मिली थी आसपास के सीसीटीवी खंगालो। शायद कोई ऐसा आदमी कैप्चर हुआ हो जो रिंकी और प्रकाश से ताल्लुक रखता है, इन दोनों में से किसी एक से ताल्लुक रखता हो। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड से हमें कुछ नहीं मिला है। इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, शायद वहां से कुछ मिल जाए। राइट सर। इस बार पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हो जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन तो होगी, पुलिस दोबारा इस केस में कूद पड़ी। सर, मैंने रिंकी और प्रकाश इन दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। सर, ये रिंकी और प्रकाश सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के टच में नहीं थे। लेकिन सर, प्रकाश के सोशल मीडिया अकाउंट में उसी को ऑफिस में काम करने वाली पूर्णिमा के काफी मैसेज मिले। ये देखिए सर। इस पूर्णिमा के अगेंस्ट कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल पूर्णिमा के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला है। लेकिन सर, रिंकी के सोशल मीडिया अकाउंट में एक रोहन नाम के लड़के का अकाउंट भी मिला है। ये देखिए सर, ये रोहन और रिंकी के बीच में जिस तरह की चैटिंग होती थी, उसे लगता है कि इन दोनों का आपस में अफेयर था। काफी इंटीमेट बातें होती थी सर। ये देखिए।
कि रोहन रहता कहाँ है? रोहन कहाँ जा रहा है? मम्मी 4 बज रहे, कहाँ जाऊंगा मैं? ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर घर जल्दी आ जाना। आजकल रोज ही घर देर से आता है तू। मम्मी एग्जाम चल रहे हैं, चल एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, लेकिन मैं आ जाऊंगा जल्दी। क्लासेस बाद में जाना, पहले हमें कुछ सवालों के जवाब देना है। क्या हुआ सर? क्या किया मेरे बेटे ने? हमें आपके बेटे से कुछ बातें करनी है, अकेले में। हाँ सर, रिंकी मेरी दोस्त है, लेकिन सर हमारा ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप क्या हुआ था? सर ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? वो इसलिए क्योंकि रिंकी का मर्डर हो गया है। क्या सर? सर रिंकी का मर्डर? हाँ मर्डर, और मर्डर सिर्फ रिंकी का ही नहीं हुआ है, बल्कि प्रकाश नाम के इस आदमी का भी मर्डर हुआ है, और दिल्ली में रिंकी इसी आदमी के साथ रह रही थी। अब तो ये बोल, तेरा रिंकी और प्रकाश के मर्डर से क्या लेना देना है? सर मेरा सर किसी से कोई लेना देना नहीं है, और सर ये प्रकाश मैं सर किसी को नहीं जानता। पिछले 6 महीने से रिंकी से जो सोशल मीडिया अकाउंट पर टच में था, तुम दोनों की चैट हिस्ट्री है मेरे पास, दिखाओ। रिंकी पानीपत से दिल्ली तेरे कहने पर आई, और तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तेरा और रिंकी का मोबाइल फोन दिल्ली में कई जगह पर एक साथ एक्टिव था। क्या छिपा रहा है हमसे? सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा, लेकिन सर हाँ मैं रिंकी से प्यार करता था, और सर जब वो दिल्ली आई थी तो मुझसे मिल भी रही थी। रिंकी यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे मिलने ऐसे दिल्ली आ जाओगी। रोहन, मैं दिल्ली में सेटल होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। अब क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ देता हूँ। थैंक यू। अब ना मैं ट्रैवलिंग करके बहुत थक गई, तो तुम्हारे घर चले? मेरे घर? रिंकी मैं तुमको अपने घर नहीं ले आ सकता, और सर इसी बात से नाराज होकर उसने बोलचाल बंद कर दी। डीएनए करो उसका, और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाएगा। नौकर कहाँ? तुम तो पति हो मेरे, फिर बीवी की सेवा करने से क्या परहेज? सेवा जी तो करता है, तेरा गला कपा दूं। फिर तो तुम्हारे बचने की रही सही कसर भी नहीं बचेगी। पुलिस से बचना चाहते हो ना, तो मुझे बचा के रखो, और जरा प्यार और नजाकत से पेश आओ। कांच हूं मैं, चटक गई ना तो खूनम खून तुम हो जाओगे। ये लड़का रिंकी का दोस्त है, हो सकता है रिंकी के साथ ये लड़का भी यहाँ पर कभी आया हो। नहीं सर, ये लड़का कभी नहीं आया यहाँ। सर, रिंकी का फोन अभी पालम में एक्टिव हुआ था, और फोन अभी भी चालू है। व्हाट? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आपने फोन किया? आप कौन? मैं राजापुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। रिंकी का फोन किसी लड़के ने उठाया था, पर स्विच ऑफ। विकास, पालम में जहां रिंकी का फोन एक्टिव हुआ था, वहां अपनी एक टीम भेजो। हो सकता है हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी ने रिंकी का फोन एक्टिव किया हो, और अपने खबरियों को रिंकी का फोटोग्राफ दो, पता लगवाओ कि पालम में रिंकी का कहां कहां आना जाना था। रिंकी के फादर से भी मिलो। सर। रोहन, रोहन कविता, सर पहले रोहन से बात करके ऐसा लगा नहीं था कि वो हमारी पूछताछ की वजह से सुसाइड कर लेगा। हमें यह भी समझना होगा कि अचानक से रिंकी के फोन एक्टिव होने का क्या चक्कर है, और उसके बाद रोहन ने सुसाइड किया। पानीपत पुलिस ने हमें बताया था कि उन्हें जिस लड़की की लाश मिली थी, उसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ था। उस लड़की की लाश के पास से उन्हें रिंकी का आईडी मिला।
तो उन्होंने मान लिया कि ये लाश रिंकी की है। अगर हम ये मानकर चलें कि वो लाश रिंकी की नहीं थी, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? लुक, हम पहले रिंकी को प्रकाश के मर्डर में इन्वॉल्व मानकर चल रहे थे, तो हो सकता है इस मर्डर चार्ज से बचने के लिए रिंकी ने कत्ल किया और खेल रचा हो। सर, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो रिंकी का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनता है, क्योंकि उसी ने उस लाश की शिनाख्त की थी और माना था कि वो लाश रिंकी की है। अगर रिंकी जिंदा थी, तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे रिंकी मानकर रिंकी के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था? तब हमारे पास डीएनए करके ये जानने की गुंजाइश नहीं थी कि वो लाश रिंकी की ही थी या रिंकी की हत्या हुई थी। वहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये साफ कर रहे थे कि रोहन ने आत्महत्या ही की थी। लेकिन रोहन के दिमाग में क्या चल रहा था? उसके आत्महत्या करने की असल वजह क्या थी? ये तब हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि रिंकी के नंबर पर जिस औरत से मेरी बात हुई थी, वो वाकई में रिंकी थी या कोई और। हमने अपना खबरी नेटवर्क फैला दिया। रिंकी से जुड़े सवालों का जल्द से जल्द हल ढूंढने की हम कोशिश में जुट गए थे। रिंकी, सर, प्रकाश की लाश जिस एरिया में मिली थी, वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी में रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी तरफ जाता हुआ कैप्चर हुआ है। फुटेज इसमें है सर। और करीब 1 घंटे बाद ये लड़के उसी रास्ते से वापस लौटे हैं। तो मैंने रोहन की मां को इन लड़कों का फोटो दिखाया था। उन्होंने कहा कि ये लड़के रोहन के कॉलेज के हैं। मिहिर और मानव से बात करनी पड़ेगी। बाकी तीसरे के बारे में दोनों बता। सर, मुन्ना खबरी का फोन आया था, वो आपसे मिलना चाहता है। उसे रिंकी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो लड़की यही थी सर, रिंकी। रिंकी, इससे पहले कि आप लोगों को खबर देता, उसने मुझे झूठा आरोप लगा के लोगों से पिटवा दिया। ये बहुत बड़ा गेम लगता है विकास। रिंकी वाकई में जिंदा है, लेकिन सवाल यह है कि वो लाश किस लड़की की थी जिसके रिंकी के फादर गणपत ने रिंकी के नाम से शिनाख्त की थी। विकास, हो सकता है रिंकी का फादर भी रिंकी की साजिश में इन्वॉल्व है और उसे पता हो रिंकी इस वक्त कहाँ है। तलब करो उसे। सब हेलो सर, रोहन के उन तीनों दोस्तों को थाने ले आया। सर, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। बोल रहे हैं ना ये रिंकी को जानते हैं ना प्रकाश को। हम सही में नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। हम नहीं जानते प्रकाश और रिंकी कौन है। जहां प्रकाश की लाश मिली थी, उसी एरिया में तुम तीनों को रोहन के साथ देखा गया था। अब अगर एक भी झूठ बोला ना, तो यहां से तुम तीनों अपनी टांगों पर चल के नहीं जा पाओगे। सब रोहन ही उन्हें वहां लेकर गया था, पर हमने प्रकाश को मारा नहीं था। अब तो बस उसे थोड़ा सा पीटने गए थे। पर रोहन ने हमें बोला था कि अगर हम उस आदमी की पिटाई करेंगे तो वो हमें दारू की पार्टी देगा। उसको किसी से 10,000 रुपए मिले थे उसकी पिटाई करने के। रोहन को 10,000 रुपए किसने दिए थे? किसने दिए थे? ये तो हमें नहीं मालूम साहब, रोहन ही जानता था। रोहन अब रहा नहीं, तो ये मत सोचना कि तुम तीनों बच जाओगे। रिंकी कहा? क्या कह रहे हैं साहब? यही साहब तो थे जो रिंकी की लाश दिखाए थे साहब। अब आप पूछ रहे रिंकी कहाँ? टंकी बंद कर। जिस लाश की शिनाख्त तूने की थी वो रिंकी की नहीं थी। रिंकी जिंदा है अभी। और अब ये बोल, अभी कहाँ है वो? हम सच कह रहे हैं साहब। हम नहीं मालूम। चलते रहो।
हम तब ये मानकर चल रहे थे कि जिस लड़की की लाश की शिनाख्त रिंकी मानकर की गई थी, उसकी हत्या में रिंकी और रिंकी के साथ रोहन भी इन्वॉल्व होगा। और रोहन के दोस्त भी यही कबूल कर रहे थे कि उन्होंने प्रकाश को सिर्फ पीटा था। फिर रोहन ने क्यों और किस डर से सुसाइड किया, इसकी असल वजह अब भी रहस्य बनी हुई थी और जल्द ही हमारे सामने एक नई जानकारी आई। सर, रिंकी जब गायब हुई थी तो रिंकी के पिता गणपत ने पानीपत के एक एनजीओ में काम करने वाले इस दिनेश नाम के आदमी से कांटेक्ट किया था। सर, इस दिनेश के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छे हैं। इसने पानीपत के एमएलए से मिलकर पुलिस पर रिंकी को ढूंढने का दबाव डाला था और फिर रिंकी की लाश मिलने के बाद इसने गणपत को मुआवजा दिलाने के लिए एमएलए को अप्रोच भी किया और फिर एमएलए ने रिंकी का मुआवजा देने के लिए प्रपोजल फाइल भी कर दिया था, लेकिन वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। इसका मतलब गलत लाश को पहचानने का मसला मुआवजे के लालच से भी जुड़ा हो सकता है सर। और ये भी पता चला है कि दिनेश के एनजीओ में ऐसी कई लड़कियां हैं जो सुन और बोल नहीं सकती और अंदर की खबर ये है कि ये उन लड़कियों को एमएलए समेत कई मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन को भी सप्लाई करता है। सर, आप गलत कर रहे हैं। ये आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। तू नहीं जानता मैं क्या क्या कर सकता हूं। तेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया हमने। तेरे एनजीओ की ये लड़की विनीता गायब है। नहीं सुन सकती थी, नहीं बोल सकती थी। अब तू ये बोल, ऐसे ही बताएगा या फिर 3rd डिग्री की परमिशन लूं? विकास, मैं बताता था, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सारा प्लान इसका था साहब, सारा प्लान इसका था। और रिंकी गायब नहीं हुई थी साहब, वो घर छोड़ के भाग गई थी और भागने से पहले उसने घर में एक लेटर भी छोड़ा था। मैं तो इसके पास गया था रिंकी को ढूंढने के लिए, मदद के लिए साहब। ये मुआवजे का लालच देकर मेरी बुद्धि घुमा दी इसने साहब। वो लड़की की जो लाश मिली है साहब, उसके बारे में भी यही सब जानता है। सब प्लान इसी का था साहब। उसको मारकर मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, रिंकी की आईडी उसके पास रख दी। तब तक गणपत ने उसकी शिनाख्त कर ली साहब। मैंने सोचा कि इसकी बेटी के लिए सरकार से कुछ मुआवजा दिला देंगे और आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन साहब प्रकाश के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। ये बोलो रिंकी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। सर, ये रोहन रोहिणी में इस महेंद्र नाम के आदमी से ट्यूशन पढ़ता था और मैंने चेक किया कि रिंकी का फोन पहले कई दफे रोहिणी में एक्टिव रहता था। सर, हो सकता है ये महेंद्र हमें रिंकी की कोई लीड थे। इसे थाने बुला लिया सर मैंने। सर, रोहन ने अपने दोस्तों के साथ क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ सर, रोहन रिंकी से सच में बहुत प्यार करता था। इसलिए जब रिंकी दिल्ली आई थी तो वो उसे लेकर मेरे घर भी आया था। सर, ये मेरी दोस्त रिंकी। सर, मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए रोहन चाहता था कि मैं रिंकी को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख लूं और मैंने रिंकी को अपने घर पे रखने के लिए 2 दिन के लिए परमिशन भी दे दी थी। पर सर, मैं रिंकी को ज्यादा दिन के लिए अपने घर पे नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ सर, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। रिंकी यहाँ दिल्ली में इस प्रकाश के साथ रह रही थी, आप जानते हैं इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर, शुक्रिया। विकास, इसकी भी कुंडली निकालो। सर, जनकपुरी के एक एजेंट ने रिंकी का फोटो आइडेंटिफाई किया है। उसने बताया कि उसने रिंकी को जनकपुरी में एक फ्लैट किराए पर दिलवाया था और रिंकी उस फ्लैट में उसी दिन शिफ्ट हो गई थी जिस दिन प्रकाश का मर्डर हुआ। को नहीं मारा। तो अब तक सामने क्यों नहीं आई थी? सर, मैं अपने पापा से तंग आ गई थी, इसलिए घर से भाग के दिल्ली चली आई और फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पापा ने दूसरी लड़की को मेरी लाश मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। सर, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए छिपी हुई थी। छिपी इसलिए थी क्योंकि तुम प्रकाश के मर्डर में इन्वॉल्व हो। अब सच सच बोलना, तुम्हारे और प्रकाश के बीच क्या रिश्ता था?
सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है सर, बल्कि प्रकाश जी ने तो मुझे अपने घर में रहने की जगह दी थी। उनकी वाइफ और उनके साथ मैं घुल मिल गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सिचुएशन इतनी वियर्ड हो जाएगी। अरे माधुरी तौलिए लेना, माधुरी। अरे माधुरी तौलिए दो। रिंकी, रिंकी, हाँ देखना प्रकाश जी क्या मांग रहे हैं। मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है। अरे माधुरी तौलिए दो। हाँ सॉरी। उस दिन पहली बार प्रकाश जी की वाइफ का बिहेवियर मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि प्रकाश जी के दिल में मेरे लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और फिर एक दिन प्रकाश जी की वाइफ ने मुझसे पूछा, रिंकी तू भी हमारी एक हेल्प करेगी? कैसी हेल्प? रिंकी हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं भाभी रो क्यों रही हूँ? रिंकी मैं आज तक प्रकाश जी को बच्चा नहीं दे सकी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि सरोगेसी के जरिए हम एक बच्चा पैदा करवा सके। रिंकी क्या तुम मेरे लिए प्रकाश जी के बच्चे की माँ बनेगी? What? मैंने तो साफ मना कर दिया और फिर अगले दिन ही मैं घर छोड़ के चली गई। और फिर उसी दिन जनकपुरी में मैं प्रकाश जी से मिली। प्रकाश जी से मिलके मैंने उनको सब साफ साफ बता दिया। और फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। माधुरी ने हमसे बताया कि प्रकाश ने उससे कहा कि तुम प्रकाश की दूर की बहन हो। भला कोई भाभी अपनी ननद से ऐसी शक क्यों रखेगी? दूर की बहन? हाँ सर मैं प्रकाश जी की दूर की बहन नहीं हूँ, मुझे तो माधुरी लेकर आई थी। प्रकाश जी ये रिंकी है। अच्छा मेरे दूर की बहन। तो तुम माधुरी की दूर की बहन हो? नहीं सर, मेरा तो इनसे भी कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मुझे तो रोहन की ट्यूशन टीचर ने माधुरी से मिलवाया था। मैं बताता साहब, सब माधुरी को मैंने इंद्रजीत जानता था साहब। अंदर से कुछ आवाज आ रही है। दरवाजा तोड़। किसने बांधा तुम्हें? मेरी बीवी ने। मालूम है मैंने जो अपने पति के साथ किया वो गलत किया, लेकिन सर वो उसी लायक है। सर मैं आपको बहुत पहले सब सच सच बताना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति और बहन की करतूतों का बखान किस मुंह से करती। मेरे पति की वजह से मेरे ससुर जी ने सुसाइड किया सर। तुम दोनों जीजा साली के अफेयर का चिट्टा खुल चुका है, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो फटाफट हो जाओ शुरू। तो मैंने शादी भले वीना से की थी, लेकिन मैं माधुरी को अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखना चाहता था। माधुरी, तेरी और वीना की मां तो मर गई है, लेकिन हमारे बीच मेरा बाप भी रोड़ा बना हुआ है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी शादीशुदा साली को तू अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है? मेरा बाप रोड़ा बना हुआ था तो मैंने उसको उसी की नजरों में गिरा दिया। मेरे ही कहने पर उस आदमी ने मेरे बाप को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। तो इस तरह से तूने अपने बाप को सुसाइड करने पर मजबूर किया। किसने मदद की तुम लोगों की इसमें? महेंद्र मेरा दोस्त था सर। ऐसी बातों बातों में उसने मुझे कहा कि एक कोई लड़की है जो अपना घर छोड़कर भाग कर आई है और उसको पीजी की जरूरत है। तो हमने रिंकी के जरिए प्रकाश को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। मैं चाहती थी रिंकी मेरी बातों में आकर एक बार प्रकाश के साथ सो जाए और मैं उनकी तस्वीरें खींच लूं, ताकि प्रकाश से तलाक की वजह भी मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा एलिमनी भी वसूल हो सके। पर रिंकी तुम्हारी बातों में नहीं आई और उसने सब कुछ प्रकाश को बता दिया।
तुम इतनी गिरी हुई होगी ये मैंने सोचा तक नहीं था। अब तलाक मैं तुम्हें दूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। हमने उसी वक्त सोच लिया था कि अगर प्रकाश को हम जिंदा छोड़ेंगे तो वो हमारे प्लानिंग पर पानी फेर देगा। तो रोहन को वो 10,000 रुपए तूने ही दिए थे। जी साहब, लेकिन मैंने रोहन को प्रकाश का मर्डर करने के लिए नहीं बोला था साहब, मैंने तो सिर्फ पीटने के लिए बोला था साहब। उन्होंने जहां प्रकाश को पीटा था वहां मैं भी मौजूद था। तो प्रकाश की मौत के बाद जब आपने रोहन से पूछताछ की तो वो डर गया था साहब, और जब वो मुझसे मिला तो मैंने उसको और डरा दिया था साहब। देखो रोहन, मैं तो मानता हूं कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर प्रकाश को सिर्फ पीटा था, लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करने वाली। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब तो उन्हें रिंकी की लाश भी मिल गई है। अगर तुमने मेरा नाम लिया ना, मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अंदर जाने वाला हूं, मुझे थोड़ी सी सजा होगी, लेकिन तुम पे 2 मर्डर केसेस लगेंगे, फांसी हो जाएगी तुम्हें। तेरी इसी ओछी हरकत की वजह से रोहन ने अपनी जान दे दी। तुमने सिर्फ प्रकाश को नहीं मारा है, बल्कि रोहन और तुम्हारे बाप मोहन की मौत के जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। मन तो कर। अनैतिक रिश्ते वो मीठा जहर है जो मुंह लगते ही इंसानी सोच और समझ को खोखला करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अपराध के एक ऐसे भंवर में फंसा देता है जहां से वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए होते हैं। इंद्रजीत और माधुरी भी इसी राह पर थे और वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे यही सोचकर पछताएंगे। उनका एक गलत कदम उन्हें कभी सलाखों से बाहर नहीं निकाल पाएगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सब मैंने फोन किया था। क्या हुआ? सब वो पटारे ने मेरी संजना को मार डाला सब। सब उस बोटी करके चूल्हे पे पटा डाला सब। चलिए ना सब चलिए। सिंधे, ये नरपिशाच कांड जैसे केस होता है। इधर सब ये पटारे करते थे सब इसी ने मेरी संजना को बड़ा। कौन है? अरे एक मिनट, कौन है? सब ये बैठा है। ये देखिए सब क्या चल रहा है इधर। हाँ, खड़ा हुआ है सब। ये औरत को मार के पकड़ डाला। क्या? हाँ सर। ये इंसान का मांस खाते हो तुम लोग? इंसान का मांस? सिंधे, ये तो मुर्गी की तंगड़ी है। हाँ, क्या? नहीं तो औरत की किधर है? जल्दी बताओ, किधर मार के डाला इसके बीवी को? साहब, इसकी बीवी को हम क्यों मारेंगे? ये क्या बात है? सब झूठ बोल रहे हैं साहब। इसी ने मेरी संजना को सब ये देखो साहब, वो संजना भाभी मिल गई। कहाँ? वो 4 नंबर के चट्टान लड़कों ने उनको सोसाइटी का ऑफिस में बंद करके रखा था। तो साहब, हम पे इल्जाम लगा रहा है। मेरे को लगा कि मैंने तेरे को हमेशा के लिए खो दिया। साहब, आप है ना वो 4 नंबर वाले के ऊपर किडनैपिंग का केस करो। तूने क्या पुलिस वालों को पागल खाने का चौकीदार समझ रखा है? क्या ये दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना, तेरी मुर्गी पका डालूंगा। चल रे। राजेश की हालत तो बिगड़ती जा रही है। जब से संजना उसको छोड़ के भागी है, उन मुर्गी को ही संजना समझने लगा है। तो लकिया सेठ, सच में ये संजना भाभी मुर्गी में तब्दील हो गई हैं। क्या नाटक है रे? हाँ, तुम लोग के ना सोसाइटी में भी बेवकूफ है और ये सिक्योरिटी में भी बेवकूफ है। समझ जाओ तुम लोग, नहीं तो सोसाइटी मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। चल रहे मोहिते। एड़ा नहीं है वो, शाना है। खुद इसने संजना को गायब किया, अब मुर्गी बता के जो है हमको एड़ा बना रहा है। तो क्या बोल रहा है सुंदर? वो सच में प्यार करता था संजना से, वो क्यों ऐसा करेगा? आई सही कह रही, संजना को किसी ने गायब तो किया है, लेकिन राजेश ने नहीं।
राजेश के भोलेपन का फायदा उठाकर किसी और ने ही संजना को गायब किया। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो। जो सच है ना वही कह रही हूँ। आप ही बताइए ना, सोसाइटी में ऐसा कौन था जिसकी संजना पर अच्छी नजर थी? सबकी संजना पर बुरी ही नजर थी। गुड मॉर्निंग। और अब किसे पता, संजना को गायब करके हाथ में मुर्गी थमा देना किसी शायने का ही काम हो सकता है। क्या बातें करने लग गई ये मुर्गी और संजना की? अरे चलो घर चलो, देवा घर चलो। आई चला चला। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश राजपूत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली संजना को किसी ने गायब कर दिया या वो खुद गायब हो गई थी। ये दोनों बातें सच मानी जा सकती हैं क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू सही होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि सिक्के का तीसरा पहलू भी होता है तो ये बात सबका ध्यान खींचती है। ये केस भी एक ऐसे ही विचित्र पहलू से जुड़ा हुआ है जहां एक नामुमकिन सी बात को सच माना जा रहा था। एक जीती जागती संजना मुर्गी बन गई और ये बातें एक ऐसे अपराध को दस्तक दे चुकी थी जिसे न सिर्फ तो सोसाइटी के लोगों ने बल्कि पूरे पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने भी नजरअंदाज कर दिया। ठीक उसी दौरान मेरे पास एक केस आया जो पुणे से 250 किलोमीटर दूर रायगढ़ के मौली गांव का था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जो वाकई आपको हैरान कर देगा कि इंसानी दिमाग क्या क्या कारस्तानियां करने में सक्षम है। ज्यादा शाने हो क्या? ये पीली पट्टी नहीं दिखती है, ज्यादा समझदार हो। पीछे चल चल पीछे चल पीछे चल। सर ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। यहाँ बॉडी डंप करके गया, इतना दुशाना होगा आसपास कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मर्डर काफी ब्रूटल है और तकरीबन 7-8 दिन पहले इसका मर्डर हो चुका है। ये निशान देखकर लग रहा है कि किसी ने इसको पीछे से पकड़ा और किसी तेज हथियार से इसका गला रेत दिया। हो सकता है कातिल की इस लड़की से कोई रंजिश हो, इसलिए चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया। रेप के कोई साइंस? नो, रेप के कोई साइंस नहीं है, बट या दिस गर्ल वाज सेक्सुअली एक्टिव। मे भी शादीशुदा हो। उम्र का अंदाजा? ये कोई 28 या 30 साल। पोस्टमार्टम के वक्त ऐसी कोई चीज मिली है जिससे आइडेंटिफिकेशन कोई आसानी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। हाँ, बीइंग अ वुमन मैं एक चीज कह सकती हूँ कि अपना बहुत ध्यान रखती थी। आई मीन मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना। यू कैन सी इसने बहुत ही एक्सपेंसिव नेल पेंट यूज किया हुआ है जो गांव की लड़की आमतौर से मतलब शहर की लड़की है। या यू कैन से। इसका मतलब इस लड़की को मार के डंप करने के लिए ही मौली गांव ले जाया गया होगा। पुणे खादी, पुणे खादी। ये तो ऑनलाइन कपड़ों का सेलर है सर। तब तो हर एक कस्टमर के मोबाइल नंबर और एड्रेसेस सेलर के पास होने चाहिए। ये पुणे खादी .com से सेल्स के रिकॉर्ड्स निकालो पिछले 1 साल के।
पिछले 1 साल में जिस किसी ने भी इस पैटर्न और साइज की कुर्ती खरीदी है उनके मोबाइल नंबर और एड्रेसेस मुझे चाहिए, ठीक है? और पोस्टमार्टम के मुताबिक 8 या 9 दिन पहले लड़की का मर्डर हुआ है, यानी 28 या 29 जुलाई को। इन 2 दिनों के मौली गांव के मोबाइल फोन के डम डाटा निकलवा, ठीक है? हो सकता है इस कुर्ती खरीदने वाली का फोन मौली गांव में उन दिनों एक्टिव हो। सर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। 6 महीने हो गए राजेश, हम कहीं बाहर नहीं गए यार, बोर होने लगी। चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। एक बार मुझे अपना कर्जा चुकाना था, उसके बाद मैं तुम्हें एक लंबी ट्रिप पर लेके जाऊंगा। पक्का? प्रॉमिस। आई लव यू। संजना, संजना, मेरी इतनी क्यों परेशान हो रहा है इस मुर्गी के पीछे? तू जानता है ना कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, जिससे मैं जब चाहूं तुझे अपना मुर्गा और इस मुर्गी को संजना बना सकती हूँ। हमने माउली गांव के डम डाटा से एक नंबर जीरो डाउन किया है सर, जो punekhadi.com के एक ऑनलाइन कस्टमर का है, और 28 जुलाई की रात ये नंबर माउली गांव में एक्टिव था और उसी रात से बंद है। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर संजना जोशी नाम की एक लड़की का है, जो कि पूना के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। और सर इस नंबर का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी मिला है। ये सर कह नहीं सकते कि वही लड़की है, और इस संजना जोशी की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली है सर। तब तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि संजना इस लड़की के मर्डर में इन्वॉल्व है, तभी मर्डर की रात से उसका फोन बंद है। सच क्या है ये तो संजना जगह पूना जाकर ही पता चलेगा। राजेश, डर क्यों रहे? संजना तो है नहीं यहाँ पे, और संजना आएगी भी नहीं। उसके पीछे को अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? संजना तो छूने अंदर हो गई और हमारे बीच का फासला भी मिटा गई। तो डर क्यों रहा है? सर इस लड़की की किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी कोई भी बात हमारे थाने में नहीं आई है, और ना ही इस लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट हमें पता चली है। हमें इस लड़की के एड्रेस पे जाना है। क्या हुआ? वो बोलना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर। बोलिए। सर दरअसल वो कुछ दिन पहले इस लड़की के एड्रेस से एक फालतू की कंप्लेंट आई थी। इसका पति एकदम सटकेला है सर, कुछ भी बोलता है। बोटी बोटी करके चूल्हे पे पका डाला सब। सिंधे, ये तो मुर्गी की टंगड़ी है। हाँ, क्या? मुर्गी? हाँ? ठीक सुना मैंने, एक आदमी अपनी पत्नी को मुर्गी समझता है। हाँ साहब, पूरा का पूरा मेंटल केस है। वो मेंटल होगा, लेकिन आप अकल घास करने गई थी उस दिन, हाँ? आप लोगों को यह जानने समझने की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हुई कि असली संजना किधर है। मुर्गी की कहानी लेके वापस आ गए। सॉरी सर, सॉरी। चलो अंदर चलो, जाओ अंदर जाओ, पूरा का सर्च करो। जी सर। चलो 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 जाओ, तो सारे टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करो जिनसे लाश के डीएनए को मैच किया जा सकता है। सर क्या हुआ सर? किसकी लाश? तेरी बीवी संजना का मर्डर हुआ है। अरे येड़ा बनने का नाटक बंद कर, समझा? मेरी बीवी संजना का मर्डर? लेकिन वो मर कैसे सकती है? संजना नहीं मरी तो वो किसी और को मार के भाग गई है। सर क्यों मेरी संजना का नाम बदनाम कर रहे हो? उसने तो कभी चीटी भी नहीं मारी सर।
उसने तो अवतार भी शाकाहारी मुर्गी का लिया है। पर सर ये देखिए, अलमारी में कुर्तियां मिली, ये वैसी है जैसे लास्ट में मिली थी, और इसमें पूरी खादी का लेवल भी। ले चलो इसको थाने, वहां गलवाएंगे इसे। सर इसने संजना को मारा है, संजना किसी और को मार दिया। संजना क्या लगती है तेरी? दीदी, अभी मेरी किस्मत टूटा है कि मेरी संजना औरत से मुर्गी बन गई। और आप जितना टाइम लगाएगा सच बोलने में उतना बचेगा। स्टोरी टेलिंग खत्म हो गया बच्चे, अरे सच बोल। साहब मेरा सच आपको स्टोरी लगेगा, पर मेरा स्टोरी एकदम सच है साहब। वो उसने मेरी संजना को औरत से मुर्गी बना दिया था। उसने किसने? हम दोनों एक रेस्टोरेंट से डिनर करके खुशी खुशी बाहर आए थे, तभी कितने दिनों बाद बाहर आए ना? संजना, जब तुम खुश होती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। सच्ची? वैसे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमेशा कहीं ले गए सब। बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी, फिर जब मेरे मुंह से कपड़ा हटा तो संजना, संजना, ढोलकी से ये जाओ तुम लोग। मैंने तुझे 10 लाख रुपए कर्ज दिए जो तेरी वापस देने की नीयत नहीं दिख रही। मैंने देखा कि ढोलक कैसे वहां पर एक मायावी तांत्रिक को लेकर आया था। संजना मुर्गी बन गई। अब वो औरत तभी बनेगी जब तू मेरे पूरे पैसे वापस देगा। संजना! उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी संजना को वापस औरत बनवाने के लिए पाई जोड़कर ढोलक कैसे का कर्जा चुका रहा हूं साहब। कल भी मैंने उसको 50,000 रुपए दिए थे, पर ढोलक से ये 50,000, अब बचे 7.5 लाख रुपए, वो भी जल्दी लौटा दूंगा। प्लीज मेरी संजना को वापस औरत बना दो। वो चमत्कार तभी होगा जब तू बचे हुए 7.5 लाख रुपए देगा। चल जा। बोला ना दे दूंगा। मेरी संजना को वापस औरत बना। तेरी इतनी हिम्मत! ढोलक कैसे? सुनो ढोलक कैसे? मेरी बात ढोलक कैसे? मेरी बात सर, ये सब वही मार के निशान है जो ढोलक कैसे ने सब उस ढोलकिया ने उस तांत्रिक की मदद से मेरी संजना को औरत से मुर्गी बनवा दिया साहब। तांत्रिक कौन? वो ढोलकिया सेठ से पूछो साहब, मैंने तो उसको उस दिन पहली और आखिरी बारी देखा था। सर बहुत लंबी छोड़ रहा है, भरोसे करने लायक नहीं है ये आदमी। हमला बनने का नाटक कर रहा होगा, लेकिन इसके चोटों के निशान सही है। थोड़ा कैसे मिलता है, देखो वो क्या कहता है। मिस्टर ढोलकिया, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। जाओ उठा के लाओ थोड़ा कहते, उठा के लाओ थोड़ा कहते। सर भाग गया? तेरे पति ने संजना को मारा है, इसलिए हमारे आने से पहले गायब हो गया। नहीं सर, ये सारी बातें झूठ है। संजना को कैसे मार सकता है कोई? वो जब मरी ही नहीं, वो जिंदा है। तो तेरे पति ने संजना को कैद किया हुआ है और अपना पैसा वसूलने के लिए राजेश को बेवकूफ बना के उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं सर, वो तांत्रिक ने सच में संजना को मुर्गी बना के रखा है। कहाँ है तेरा पति? कहाँ बोल? तो राजेश को जब आपने गिरफ्तार किया था तो वो डर के मारे फिर वापस तांत्रिक के पास गए संजना को मुर्गी से। और बस यार, सर आप मेरी बात मानते कि नहीं? ये सच है।
खोलो गाड़ी। सर, गाड़ी का बोनट गर्म है, इसको मैंने ढोलक के अभी यहाँ पहुंचा है। वहां क्या है? ये तो तांत्रिक है। बोला कि इसको मार के भाग गया ताकि ये ना पता चले कि संजना को मारा गया था, अच्छी बात रखे गए। सर्च करो आसपास, जो कोई होगा। चलो जल्दी। प्रकाश, मैंने संजय को नहीं मारा साहब। क्या ये? क्या ये? मैंने संजय को नहीं मारा साहब, मैंने मारा तो पहले मारा हुआ था। महाराज, संजना कहाँ है? संजय को ढूंढना आया था साहब, उस तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया सर, कहाँ? उस मुर्गी के अंदर। मुर्गा बंद, तू मुर्गा बंद। मुर्गी 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 खुद मुर्गा बन नहीं सकता है, दुनिया को मुर्गा बना रहा है? अरे क्या किया तूने संजना के साथ? बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उस तांत्रिक ने किया सर। अब मुझे सब समझ आ रहा है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया सर। और तूने उसका मर्डर कर दिया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, और मैं तांत्रिक के लिए अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ सर। उसने उस तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया सर। लगा भाई प्रकाश, कुर्सी लगा, नई कहानी शुरू होने वाली है। बैठ। बोल बोल। साहब, मेरी बीवी का राजेश के साथ चक्कर चल रहा है और संजना उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी थी सर, इसीलिए मेरी बीवी ने उस संजना को मुर्गी बनाने वाला आइडिया मुझे दिया सर। उस तांत्रिक से भी उसी ने मुझे मिलाया सर। उसने बोला उस तांत्रिक की फीस 50,000 रुपए। मैंने सोचा अगर 50,000 रुपए गए तो भी 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे सर, इसलिए मैं उसकी बातों में लेकिन संजना के मुर्गी बनने के बाद मुझे उस पर शक हो गया सर, उस पर शक हो गया। तब मुझे लगा कि जरूर उस तांत्रिक ने दुआ करके संजना को कहीं गायब करके उसकी जगह मुर्गी बैठा दी होगी सर। और जब मैं उसे पैसे दे रहा था ना, तब भी मुझे उस पर डाउट हुआ सर। ये तुम्हारी फीस। अच्छा, ये संजना का है? अरे दे तो दी उसके पति को मुर्गी बना के। तुमको क्या लगता है मैं सी बन गया? हाँ, खैर जो भी हो, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते ना, संजना का ख्याल रखना। भारत का था उसने संजना को? वो तो उससे पता होगा सर, या फिर मेरी बीवी को। आज भी मुझे उसी ने भेजा था सर उस तांत्रिक के पास, खुद को बचाने के लिए। मैंने नहीं किया सर। सर, मेरे पति बेकार में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। और वो तांत्रिक, क्या रिश्ता उसके साथ? मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस कुछ दिन पहले मैंने उसे मार्केट में देखा था। तांत्रिक दिखाएगा जादू, देखेगा। अब दिखाऊंगा एक अनोखा करतब, टमाटर में आएगी जान। कर सकता है ऐसा कोई? मैंने उस तांत्रिक के बारे में अपने पति को बताया और फिर उस तांत्रिक के साथ हमने डील कर ली 50,000 में। तेरा पति ये बोल रहा है कि तूने तांत्रिक के साथ मिलकर संजना को मरवा दिया, और जब राजेश अरेस्ट हुआ तो तूने जादूगर को मरवा के अपने पति को फंसा दिया। साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।
वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा है वो। राजेश के साथ कोई अफेयर नहीं तेरा? नहीं जानती हीरो को? हाँ? क्या? ढोलकिया की बीवी के लिए तूने अपनी बीवी को गायब किया? हाँ? नहीं सर, मेरा ढोलकिया की बीवी के साथ कोई चक्कर नहीं है। उसने तो मेरा रेप किया था। राजेश क्या बोल रहा है? हाँ सर, एक तरफ ढोलकिया मेरी बात लगा रहा था और दूसरी तरफ उसकी बीवी। तो पहले काय को नहीं बोला ये? कैसे बोलता साहब? एक औरत ने मेरी इज्जत लूट ली थी। राजेश मजा आ रहा है? मैं बताती हूँ सब कुछ सच बताती हूँ। मैं राजेश को पसंद करती थी और मैंने उसके साथ, लेकिन वो तांत्रिक का इस्तेमाल मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मेरे पति का कर्जा वसूल हो गया। और लगे हाथ राजेश पर भी हाथ साफ कर लिया। हाँ? तूने तांत्रिक के साथ मिलकर संजना को मरवा दिया और उसके बाद तांत्रिक को मार दिया ताकि तेरा राज न खुले। नहीं साहब, उस तांत्रिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तांत्रिक ने संजना को मुर्गी बना तो गायब भी उसी ने किया है। अच्छा, तांत्रिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर तेरे पास होगा? सबके सामने नहीं जानती। मैंने आपसे कहा ना, वो मुझे बाजार में मिला था। कुछ नहीं है तेरे पास? मैंने आता पता नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, सच बोल रही है? हाँ? ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसको तो मैं आता हूँ। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये लड़की संजना है या कोई और है। अरे तो और मर्डर। सर, लेकिन लड़की की मर्डर वाली रात राजेश का फोन पुणे में ही एक्टिवेट था। एक भी बार मौलीगांव में उसका फोन ट्रेस नहीं हुआ सर। तो ढोलकिया और उसकी बीवी का मौलीगांव से कुछ है ही भी कनेक्शन। इतना तोड़ने के बाद भी वो लोग यही कह रहे कि हमने तांत्रिक को नहीं मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तांत्रिक को संजना और राजेश से कोई पुराना हिसाब चुकता करना हो, इसीलिए वो ढोलकिया के जरिए इनकी लाइफ में खलनायक बन के आ गया? लेकिन राजेश तो कह रहा है कि तब उसने उस आदमी को पहली और आखिरी बार देखा था। लेकिन ये तांत्रिक जिसने संजना को मुर्गी बनाने का खेल रचा, उसी को पता होगा ना आखिर संजना के साथ हुआ क्या है। आपको इस तांत्रिक का मर्डर करने वाला ही ये गुत्थी सुलझा सकता है कि आखिर संजना के साथ हुआ क्या। हाँ साहब, फोटो मिला एक आदमी का। उस आदमी के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो हाथ की सफाई में माहिर था। तू अभी अपना टैलेंट दिखा, पता कर कौन था, कहाँ का था, और जल्दी अपडेट दे। पटक फोन किया था? सर, हमने संजना का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डाला हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले संजना का मोबाइल मुंबई में ट्रेस हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हो गया। तब तो इसके दो ही मतलब है, या तो संजना जिंदा है या कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है। वो जो बालों में संजना के घर से डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, उसको क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट आने में टाइम है सर अभी। सर, पर यह भी तो हो सकता है कि जिस लड़की की लाश उस कुएं में मिली थी वो संजना हो ही ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो आप थ्योरी बना रहे थे उसमें संजना ने उस लड़की को मारा और फिर वो गायब हो गई। सर, पर यह भी तो हो सकता है कि संजना ने खुद को मुर्गी में तब्दील करने का फैसला भी खुद ही लिया, प्लान भी खुद ही बनाया। आप ये कहना चाहते हैं कि तांत्रिक और संजना के बीच कोई कनेक्शन होगा और संजना ने तांत्रिक का इस्तेमाल करके मिस्टर मिसेस ढोलकिया को मुहारा बनाया और उसके बाद वहां से गायब हो गई, और जब राजेश अरेस्ट हुआ तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया। तो इतना सारा संजना किस मकसद से करेगी? सर, जैसा चोमू और रोतलू और राजेश है ना, कोई भी औरत उसके साथ नहीं रहनी चाहिए। लेकिन राजेश तो संजना से प्यार करता है, संजना उसे क्यों धोखा देगी? या उसका कोई और अफेयर होगा? संजना का बैकग्राउंड खंगाली है। वो राजेश पहले ढोलकिया के किराएदार थे, पता क्या इससे पहले कहाँ रहते थे? सर, ये लोग सतारा में रहते थे और ये राजेश वहीं पे जॉब किया करता था। प्रकाश, तुम सतारा जाओ और आप लोग यहाँ ये पता कीजिए कि संजना के अफेयर के एंगल में कितनी सच्चाई है। सर, साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है साहब।
मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने पता किया, जब से संजना गायब हुई है तू 4 दफे मुंबई गया है और संजना का मोबाइल भी मुंबई में ही ऑन हुआ है। बरगा? यस सर। अब तू ये बोल, संजना कहाँ छुपी है? मुंबई तो मैं अपने काम से गया था साहब। हाँ, लेकिन जरा उसके साथ अफेयर तो था। एक ही सोसाइटी में रह के कितने सारे फोन किए तूने उसको? देखते देख ले। अब एक भी झूठ बोला ना तो सोच ले। मानता हूँ साहब, मैं संजना को पसंद करता था साहब और उसको पटाना भी चाहता था। क्या पता तूने संजना के साथ मुंबई में ही कहीं घर बसा लिया? ऐसा कुछ नहीं है साहब, आई शपथ। राजेश और संजना ने जॉब क्यों छोड़ी? संजना की वजह से। राजेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब? राजेश यहाँ पर पिछले 8 साल से कंपनी में काम करता था, कंपनी का सीनियर मैनेजर भी था और संजना उसके अंडर काम करती थी और ये दोनों केबिन में घंटों घंटों। जब सीनियर्स को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा या तो ये सब बंद करें या फिर वो रेजिग्नेशन दें। और दोनों मियां बीवी रिजाइन करके चले गए। एक मिनट सर, वो दोनों मियां बीवी नहीं थे क्या? राजेश तो पहले से मैरिड था, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन संजना ने उस पर कुछ ऐसा जादू किया कि उसने संजना के लिए अपनी फैमिली तक छोड़ी। क्या ये राजेश का घर है? जी आपका? मैं रायगढ़ पुलिस स्टेशन से आया हूँ। आप राजेश की पत्नी पुष्पा है? जी कहिए। क्या आपको पता है कि आपके पति राजेश का किसी संजना के साथ? हाँ जी, मैं जानती थी कि राजेश और संजना का अफेयर चल रहा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके होमवर्क करो। और अभी भी राजेश और संजना साथ ही रहते हैं, लेकिन वो तो मुझे हर महीने घर का खर्च भेज देते हैं। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजेश ने संजना के लिए आपको छोड़ दिया। आपको इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? बुरा बुरा क्यों नहीं लगेगा? 12 साल का संबंध था हमारा, जो हुआ सो हुआ। उसे और कोई पसंद आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो उनको पसंद थी वो लड़की संजना 15 दिन से गायब है। क्या? हाँ। तू पहले से शादीशुदा है और संजना तेरी दूसरी बीवी है, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? सर, पुष्पा मेरा बीता हुआ कल और संजना मेरा आज। मैंने पुष्पा ने हम आपसी सहमति से अलग हुए सब, और मैं हर महीने उसको घर का खर्चा भी भेजता हूँ सब। तुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तेरी बीवी ने संजना से बदला लेने के लिए उसे गायब कर दिया? नहीं साहब, और संजना गायब थोड़ी हुई है, वो तो मुर्गी। अब वो वापस औरत कैसे बनेगी सब? तो संजना का फोन फिर से मुंबई में उन लोग है। हाँ बोल। खबर मिली उस आदमी का जिसका फोटो आपने भेजा था। कौन है वो? धनिया नाम था साहब, आपने बोला था वहाँ की सफाई करता है, वो तो संगम चौक पे भीख मांगता था साहब। ठीक है, रखो। तब ये केस एक ऐसे मकाम पर आकर फंस गया था जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। संजना के गायब हो जाने का रहस्य ही बना हुआ था। हमें यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि मौली गांव में मिली उस लड़की की लाश और पुणे की संजना के गायब हो जाने के बीच अगर कोई कनेक्शन था भी तो वो था क्या? क्या संजना विक्टिम थी या गुनहगार? उसी वक्त हमें यह भी स्ट्रांगली फील हो रहा था कि संजना ने ही तांत्रिक के साथ मिलकर खुद को मुर्गी अवतार साबित करने का ये शातिर खेल रचा होगा। लेकिन जिसे तांत्रिक समझा जा रहा था वो भिखारी निकला जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। फिर उसका मर्डर क्यों और किस मकसद से? अब इस केस से जुड़े सभी सस्पेक्ट्स के किसी भी स्टेटमेंट पर हमें कोई भरोसा नहीं था, सो हमने केस रिविजिट किया और उसी दौरान संजना का फोन एक बार फिर मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक्टिवेट हुआ।
सर, संजना का फोन इसी एरिया में 100 मीटर के रेडियस में एक्टिव है। आपको इतनी भीड़ में पता कैसे चलेगा फोन किसके पास है? आप लोग ये काम करो, फिलहाल तो यहाँ फैल जाओ। तुम लोग ये सामने वाली लेन पकड़ो, तुम इस वाली लेन में जाओ और आप इस वाली लेन में जाओगे। आप लोग जाइए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं सच बता रहा हूँ, ये फोन मेरा नहीं है, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था साहब, और मैं किसी संजना वंजना को नहीं जानता साहब। संजना को औरत से मुर्गी बनाने का प्लान तेरा था? मुर्गी? साहब क्या बोल रहे हो आप? मुझे सब कुछ भी नहीं मालूम है। इसको अभी सब बताओ, समझाओ इसको क्या करने वाले हैं। बेटा बताओ इसको क्या करने वाले हैं। पहचानो इसको। हाँ साहब, साहब ये वही तांत्रिक है जिसे संजय लोग आज किया वो साहब, यही है वो। हाँ साहब ये वही है, कोई मार्केट वाला तांत्रिक यही है। ले जाऊंगा। अब बोल, कहाँ है संजना? सर ड्रामा करने के लिए तुझे किसने कहा था? कहाँ संजना? संजना कहाँ? बोल बोल। तूने मर्डर किया संजना का? सिर्फ मर्डर नहीं किया था, उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद में सीधा माउली गांव चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां बहुत सारे कुएं हैं। उन्हीं में से एक कुएं में मैंने उसे फेंक दिया। मुझे पहले से ही पता था कि जैसे ही संजना को मुर्गी बनाने का सच सामने आएगा, आप सबसे पहले उसी तांत्रिक को पकड़ोगे। इसलिए मैंने उसकी भी तैयारी पहले से ही कर रखी कि मैं मेरी जगह किसको टपकाऊंगा। और ये सब करने के लिए तुझे किसने कहा? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? हाँ बोल रहे?
अपने रास्ते से हटा देता, लेकिन फिर सोचा कि बच्चों का बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने संजना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने गदरे के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। ये ढोलक है और उसकी बीवी दोनों बहुत बड़े अंधविश्वासी है और मुझे उसके पैसे भी लौटाने हैं। मुझे यकीन है कि संजना को मुर्गी बनाने वाली तरकीब में जरूर फंस जाएंगे। देखिए, जो कुछ भी कीजिए बस ऐसा कीजिएगा कि मुर्गी भी मर जाए और तमाशा भी ना बने। अरे दीदी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जीजा जी ने एकदम सॉलिड प्लान बनाया। पहले जो चीज मुझे सुकून दे रही थी, बाद में वही मेरे गले का फंदा बन गई थी। मैंने सोचा कि दोनों में से एक को रास्ते से हटाकर अपनी जिंदगी संवार लूंगा। किसी और की जिंदगी छीनकर अपना जीवन संवारने चला था। हाँ? अब जिंदगी भर जेल में बैठ और उस जिंदगी के सपने देख। इतना सारा दिमाग लगा के आखिर में क्या मिला? हाथ में आ गई ना सारी शान पट्टी, ले आओ उनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मेरे बच्चे को, मम्मी। संजना मर्डर केस के सभी आरोपी कन्फेस कर चुके थे, लेकिन जो बाल हमें संजना के घर से मिले थे उनका डीएनए संजना के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। फिर हमें यह पता चला कि वो बाल संजना के थे ही नहीं। संजना के कपड़ों के फोरेंसिक रिपोर्ट से बाद में यह साबित हो गया कि वो लाश संजना की ही थी। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक आदमी का अपनी बीवी को मुर्गी मान लेना उसके आसपास के रहने वालों के लिए यह दस्तक थी कि गुनाह हुआ था, लेकिन किसी ने इस दस्तक को महसूस भी नहीं किया। इस अपराध ने उस दिन भी दस्तक दी थी जिस दिन संजना ने एक शादीशुदा आदमी राजेश को अपना जीवन साथी मानने की गलती की थी। शायद उस दिन अगर इस फैसले पर गौर किया होता तो संजना की जान बच सकती थी। अनैतिक रिश्ते वो दस्तक है जहां दो लोगों के बीच का गुनाह किसी तीसरे के अंदर गुनाह को जन्म दे सकता है। और जब भी किसी के भरोसे पर बेवफाई का अफसाना लिखा जाता है तब अपराध आपके आसपास दस्तक दे रहा होता है। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।